देखिए, कंबाइंड जियो साइंटिस्ट एग्जामिनेशन 2023 इज़ अराउंड द कॉर्नर। इसका जो प्रीलिम्स होगा वो 19 फरवरी को होगा और प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा जाएगा 400 नंबर का टोटल। और 400 नंबर में 300 नंबर होगा डेडिकेटेड टू केमिस्ट्री, मतलब आपके जो सब्जेक्ट है उसके रिगार्डिंग, और बाकी 100 नंबर जो होगा वो जीके के थ्रू आएगा। कंबाइंड जियो साइंटिस्ट एग्जामिनेशन आपको पता होगा कि ये 2014 से हो रहा है और 2020 से इसका पैटर्न बदल गया है। 2020 से इसमें प्रीलिम्स ऐड किया गया है, पहले सिर्फ मेंस था और इंटरव्यू था। जो भी कैंडिडेट्स एमएससी के फाइनल ईयर में हैं या फिर एमएससी कंप्लीट कर चुके हैं और एग्ज़ाम्स के प्रिपरेशन कर रहे हैं, मेरे ख्याल से वो सब लोग CSIR नेट, गेट और बाकी जितने भी पीएचडी के एंट्रेंस एग्ज़ाम है या फिर कोई जॉब रिलेटेड एग्ज़ाम है उसके लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे। जैसे कि गेट के थ्रू आपको ONGC में जॉब मिल सकता है या फिर कोई दूसरा PSU में जॉब मिल सकता है। और CSIR नेट के थ्रू देश के जितने भी प्रेस्टिजियस ऑर्गेनाइजेशंस है, इंस्टीट्यूट्स है, वहाँ पे आपको PhD करने का मौका मिलेगा। और जो लोग चाहते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट, प्योरली सेंट्रल गवर्नमेंट एक ऑर्गेनाइजेशन में जॉब करे, गेजेटेड ग्रुप ए पोस्ट, वो लोग कंबाइंड जियो साइंटिस्ट के तरफ भी देख सकते हैं। तो दिस चैनल इज़ डेडिकेटेड टू द प्रिपरेशन ऑफ कंबाइंड जियो साइंटिस्ट एग्जामिनेशन। अभी हमारे पास 2023 का जो एग्ज़ाम है उसके लिए बस 2.5 महीना बचा हुआ है, 2.5 मंथ्स, ठीक है। क्योंकि इसका एग्ज़ाम कब होगा, 19 फरवरी को होगा और 19 फरवरी अभी बस आने ही वाला है। लेकिन आप लोगों का अगर बेसिक क्लियर है और आप लोग ऑलरेडी CSIR नेट, गेट ये सब एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, नहीं तो फिर भी MSc में जितना भी आप लोगों ने पढ़ा है और IIT जैम का एग्ज़ाम दिया है, जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है MSc का, उसके बारे में कोई आइडिया है तो आपके लिए GSI का प्रीलिम्स निकलना बहुत ही आसान सा बात रहेगा। मैं केमिस्ट्री का बात कर रहा हूँ। केमिकल साइंसेज CSIR नेट में जो सवाल आते हैं कंबाइंड जियो साइंटिस्ट एग्जामिनेशंस प्रीलिम्स में, उससे लेवल तो कम होता है, लेकिन डिफ़िकल्टी क्या है, डिफ़िकल्टी वहाँ पे होता है कि हमें बस 120 मिनट मिलते हैं 120 क्वेश्चन के लिए, मतलब हर एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट मिलता है, तो टाइम एक फैक्टर हो जाता है। और दूसरा फैक्टर क्या आता है, जीके, ठीक है। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। अभी 19 फरवरी के लिए हमारे पास जो 2.5 मंथ्स बचा हुआ है वो काफ़ी है इस प्रीलिम्स को निकालने के लिए। और यहाँ पे प्रीलिम्स का जो कट ऑफ है वो 2020 में कितना गया था, 2020 में गया था 238 मार्क्स, और 2021 में कितना गया था, 217 मार्क्स। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखने वाला चीज़ ये है, ये जो 238 मार्क्स है, ये 238 मार्क्स के वक्त नंबर ऑफ कैंडिडेट्स, मतलब नंबर ऑफ सीट्स था 15, और 217 जब कट ऑफ गया था उसके टाइम नंबर ऑफ सीट्स था 40, ठीक है। और इस बार 2023 का जो एग्ज़ाम है उसमें सीट्स कितना है, 20 सीट है, तो इसका भी कट ऑफ लगभग 230 से 240 तक जाएगा। और यहाँ पे आप लोग अगर ध्यान दें, मैंने 2022 यहाँ का कट ऑफ या नंबर ऑफ कैंडिडेट्स नहीं बताया, क्योंकि कट ऑफ अभी तक आया नहीं है। 2022 का अभी इंटरव्यू चल रहा है, पूरा प्रोसेस ख़त्म होने के बाद ही इसका कट ऑफ हमें मालूम पड़ेगा। लेकिन हमें ऑन द होल एवरेज जितना पता है कि हम अगर 250 मार्क्स लाए तो 250 मार्क्स हमारा प्रीलिम्स में काफ़ी होगा कट ऑफ क्लियर करने के लिए। और सिर्फ उतना ही नहीं, प्रीलिम्स का मार्क्स ऐड होता है। बाकी सब एग्ज़ाम में क्या होता है कि प्रीलिम्स बस क्वालिफाइंग होता है, लेकिन कंबाइंड जियो साइंटिस्ट एग्जामिनेशन में प्रीलिम्स का मार्क्स भी फाइनल मेरिट लिस्ट तक आपको खींच के ले जाएगा। सो प्रीलिम्स इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट हियर। अब प्रीलिम्स का पैटर्न क्या है, 400 मार्क्स का है। 400 मार्क्स के लिए 300 मार्क्स केमिस्ट्री का आएगा और 100 मार्क्स जीके का आएगा।
हर एक में 120 क्वेश्चन होगा। पहला क्वेश्चन आएगा जीके का, जो पहला 2 घंटे का एग्जाम होगा, उसमें जीके में 120 क्वेश्चन आएगा और हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 मिनट टाइम मिलेगा। 120 मिनट्स मतलब 2 घंटे का एग्जाम होगा। और हर एक क्वेश्चन का कितना होगा मार्किंग? पॉजिटिव अगर आप करते हो, अगर करेक्ट आंसर आपको आता है तो उसके लिए आपको 0.83 मार्क्स दिया जाएगा। और 0.83 इंटू 120 अगर आप करो तो आपको देखोगे 100 मार्क्स आप लोगों का आ रहा है। ठीक है, तो नंबरिंग थोड़ा अजीब है इस एग्ज़ाम की, लेकिन उन लोगों ने क्या किया है, यूपीएससी के जो अथॉरिटीज़ है 400 मार्क्स एग्ज़ाम के टोटल 400 मार्क्स टोटल करने के लिए ये तरकीब अपनाया है कि 120 क्वेश्चंस हर एक क्वेश्चन में, हर एक पोर्शन में दिया जाएगा, चाहे वो जीके हो चाहे ये केमिस्ट्री हो। तो 0.83 मार्क्स हर एक क्वेश्चन के करेक्ट करने पे आपको मिलेगा। और यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी है जो इस एग्ज़ाम को और टफ बना देता है। नेगेटिव मार्किंग कितना है? 0.28 अप्रॉक्सीमेटली हर एक क्वेश्चन अगर आप गलत करते हो तो। और जीके का कट ऑफ कितना है? सेक्शनल कट ऑफ जो बोलते हैं कि अगर आप जीके के पोर्शन में इतने मार्क्स के ऊपर नहीं लाओगे तो आपको, तो आपका दूसरा वाला जो कॉपी है, केमिस्ट्री वाला जो कॉपी, वो चेक नहीं होगा। 300 मार्क्स वाला कॉपी, वो जीके का कट ऑफ है 10 मार्क्स। 10 मार्क्स है बस कट ऑफ। तो इसके लिए आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि 10 मार्क्स लाने के लिए आपको कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आना पड़ेगा? आपको 24 से 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आना पड़ेगा। और आप बिल्कुल भी बिना पढ़ के जाओगे तो भी जो आपका स्टैटिक जीके का नॉलेज है और एनसीईआरटी के साइंस का नॉलेज है उससे आप कर पाओगे। जीके को लेके एक दिन फुल्ली अलग से डिस्कस करेंगे, क्योंकि जीके का जो वर्क इज टू फीडबैक रेशियो है वो बहुत ही लो है। वर्क इज टू फीडबैक रेशियो क्या है कि आप कितना वर्क इनपुट करोगे जीके में और उस वर्क के रेफरेंस में आपको कितना फीडबैक मिलेगा। अगर आप एक चैप्टर पढ़ते हो पॉलिटी के या इकोनॉमी के, एनसीईआरटी के जो टेक्स्ट बुक है वहाँ से, या फिर लूसेंट से, या फिर और कोई जीके की किताब से, उसके बाद उस एक चैप्टर को अच्छे से 2-3 सोर्स में से पढ़ने के बाद आपको शायद 1 या 2 क्वेश्चन मिलेगा एग्ज़ाम में, और नहीं भी मिल सकता है। अगर आपका लक अच्छा है और 1-2 क्वेश्चन मिल जाता है तो उसके लिए आपको 0.83 मार्क्स मिलेगा, मतलब 1.6 मार्क्स मिलेगा 2 क्वेश्चन सही करने के बाद। और उसके लिए आपने कितना टाइम दिया होगा? उसके लिए आपका 4 से 5 घंटा विथ रिवीजन, क्योंकि रिवीजन के बिना कुछ नहीं होता। एक चैप्टर पढ़ना और अच्छे से रिवीजन करना 4 to 5 आवर्स लग जाते हैं। तो आप इसके लिए अभी से मत सोचिए। मैं 2023 का मेंस का जो प्रिपरेशन है वो शुरू करूँगा इसी चैनल पे आफ्टर 19 फरवरी। 19 फरवरी एक बार हो जाएगा, 20 फरवरी से मेंस का प्रिपरेशन चालू करेंगे। और उसी के साथ साथ 2024 का जो प्रीलिम्स है उसका प्रिपरेशन हम चालू कर देंगे। तब हम जीके ऐसे कवर कराएंगे जहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम ना हो। पूरे 1 साल हमारे पास रहेगा और जीके से सभी क्वेश्चन आप लोग अटेम्प्ट कर पाओगे। सभी तो नहीं, सभी क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे ये तो कोई भी नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी प्रिपरेशन पूरा आप लेके जा पाओगे 100% सेटिस्फेक्शन के साथ। अभी के लिए जो हमारे पास 2.5 मंथ्स बचा है वहाँ पे सिर्फ मैं पर्टिकुलरली जीके का 2-3 टॉपिक करवा दूंगा। उस 2-3 टॉपिक में क्या आएगा? इन्वायरमेंटल साइंस का यूजीसी नेट एग्ज़ाम होता है, पता है? उस यूजीसी नेट एग्ज़ाम का जो क्वेश्चन आता है ना, वो क्वेश्चन को जीएसआई वाले अपने क्वेश्चन पेपर में दे देते हैं एज इट इज़। यूजीसी नेट का एनवायरमेंटल साइंस का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर अगर आप देखोगे, वहाँ पे जिस लेवल का क्वेश्चन होता है एग्जैक्टली वही क्वेश्चन यहाँ पे पुट कर दिया जाता है। और एनवायरमेंटल साइंस से कम 30 to 35 क्वेश्चन आता है। ये मैंने कम बोल दिया क्योंकि जियोग्राफी के कुछ क्वेश्चन मैच होते हैं इसके साथ, और जियोग्राफी, एनवायरमेंटल साइंस, ये सब मिला के 30 to 35 क्वेश्चन आ ही जाते हैं। जियोग्राफी तो बात की बात है, जियोग्राफी बहुत ह्यूज सिलेबस है। और एक है इकोलॉजी भी आता है एनवायरमेंटल साइंस में, लेकिन इकोलॉजी के लिए
क्लास 12 का जो एनसीईआरटी का लास्ट 4 चैप्टर्स हैं डेडिकेटेड टू इकोलॉजी, वो मैं इस बार करा दूंगा हमारे पास जो 2.5 मंथ्स बचा है उसमें। और उसके साथ क्या करेंगे, और क्लास 11-12 का ही एनसीईआरटी का एक पोर्शन है एनवायरमेंटल साइंस के ऊपर, और वहाँ पे बहुत सारे एमसीक्यू बने हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के ऊपर। प्रीवियस ईयर बोले तो प्रीवियस ईयर क्लास 12 और बाकी कम्पिटिटिव एग्जाम्स में जितने भी क्वेश्चंस आए थे वही एनवायरमेंटल साइंस के क्वेश्चन का 80 क्वेश्चन होगा लगभग, वो मैं करा दूंगा। और वो काफ़ी होगा इस बार का। ये जो कट ऑफ है हमारा 10 मार्क्स वो क्रॉस करने के लिए, और 10 मार्क्स में सिर्फ आप रुके नहीं रहोगे, यहाँ पे आप लोग देखोगे कि कम से कम 36 क्वेश्चन या 37 क्वेश्चन आप करके आ पा रहे हो। ये जो स्टैटिस्टिकल रिव्यू है ये मैं ऐसे ही नहीं बता रहा हूँ। नॉर्मली जितने भी कैंडिडेट एग्ज़ाम देते हैं जीएसआई का, उसका मार्क्स आता है 20। तो 20 मार्क्स के लिए 20 to 25 मार्क्स आता है, और उसके लिए 36 to 37 क्वेश्चन कैंडिडेट्स कर ही आ पाते हैं। मतलब श्योरली आप लोग थोड़ा सा भी अगर एनसीईआरटी का साइंस आप लोगों को याद होगा और एनवायरमेंटल साइंस आप लोग करके जाओगे, इकोलॉजी करके जाओगे, तो 36 to 37 क्वेश्चन को आप इजीली 50 क्वेश्चंस में कन्वर्ट कर सकते हो। 50 क्वेश्चंस आप लोग अटेंड कर सकते हो, और 50 क्वेश्चन मतलब कितना मार्क्स, 50 क्वेश्चन मतलब 41 मार्क्स लगभग। ठीक है, अब आते हैं हम हमारा टारगेट मार्क्स कितना होना चाहिए उसमें। टारगेट मार्क्स आउट ऑफ 400 आप लोगों को होना चाहिए 250 टू 260। वैसे तो आप लोग 400 तक ही टारगेट करो, क्योंकि 400 तक जब तक ना आपका फुल टारगेट होगा एग्ज़ाम के लिए, प्रिपरेशन तो फुल ही लेके जाना पड़ेगा। लेकिन मैं फिर भी कट ऑफ को ध्यान में रखते हुए बता रहा हूँ कि 250 टू 260 मार्क्स आप लोग अगर लाओगे एग्ज़ाम में, तो आसानी से आप लोगों का प्रीलिम्स तो क्लियर हो ही जाएगा, बल्कि जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा मेंस के बाद उसमें भी आप लोगों का एक पहले से एक्स्ट्रा कुछ मार्क्स कैरियड अवे रहेगा। क्योंकि 250-260 मार्क्स बहुत ही मुश्किल से मिलता है। मान लीजिए अगर 217 कट ऑफ गया हो या फिर 238 कट ऑफ गया हो, तो हाईएस्ट कितना गया है आपको पता है? हाईएस्ट 270 या फिर मैक्सिमम 272, इतना ही हाईएस्ट मार्क्स अभी तक देखा गया है। और उसके पहले जितने भी नॉर्मल मार्क्स हैं, अगर उसको आप खींच के 250 टू 260 लेके आते हो 238 से या फिर 270 से, तो पक्का आप लोग बहुत बड़ा एडवांटेज कैरी करोगे मेंस में जब फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा। तो इस मार्क्स के लिए 250 और 260 मार्क्स के लिए हमारा ध्यान क्या होना चाहिए? केमिस्ट्री पे फोकस देना। केमिस्ट्री पे फोकस क्यों देना चाहिए? क्योंकि जीके का वर्क इज टू फीडबैक रेशियो बहुत ही कम है। अब केमिस्ट्री में कितने मार्क्स करने से हमारा 250 टू 260 मार्क्स आ जाएगा? एक रफ आइडिया देता हूँ। जैसे कि हमारा टारगेट केमिस्ट्री में होना चाहिए 92 क्वेश्चंस, क्योंकि 92 क्वेश्चंस जब आप करोगे तो आपका मार्क्स कितना आएगा? 230 सिर्फ केमिस्ट्री में। या फिर 96 क्वेश्चंस, थोड़ा आप अगर ज़्यादा खींच लो तो आपको कितना आएगा केमिस्ट्री में? 240 मार्क्स। ध्यान रखना केमिस्ट्री में भी जो है नेगेटिव मार्किंग रहेगा। कैसा रहेगा? नेगेटिव मार्किंग रहेगा 2.5/3 मतलब 0.83। आप देख रहे हो कि एक जीके का क्वेश्चन पूरा करने के बाद जितना आपको मार्क्स मिलता है, यहाँ पे एक केमिस्ट्री का क्वेश्चन गलत करने पे उस मार्क्स पूरा घट जाता है। इसलिए मैं कह रहा था कि जो वर्क इज टू फीडबैक रेशियो है वो बहुत ही कम है जीके का। उससे ज़्यादा अच्छा है कि आप केमिस्ट्री में फोकस कीजिए अभी के लिए 2.5 मंथ्स के लिए। और मैंने यहाँ पे 24 इसलिए लिखा है क्योंकि कम से कम 24 क्वेश्चंस, 24 टू 25 क्वेश्चंस आप लोग करके आ पाओगे। आप लोगों का जितना केमिस्ट्री का नॉलेज है, जितना नॉर्मल साइंस का नॉलेज है, केमिस्ट्री से देखिए 10 क्वेश्चन आ जाता है, फिजिक्स से 10 क्वेश्चन आ जाता है, बायोलॉजी से 10 क्वेश्चन आ जाता है। तो तीन जो पार्ट है एनसीईआरटी के, जो साइंस के स्टैटिक साइंस के जो भी पोर्शंस हैं, वहाँ से 30 क्वेश्चन आपको मिल जाएगा।
और उसके बाद एनवायरनमेंट, इकोलॉजी, पॉलिटी, थोड़ा जीके, थोड़ा करंट अफेयर्स, ये सब तो मिलेगा ही। और एक बात, IYB इंडिया ईयर बुक, हर साल इंडिया ईयर बुक से उसी साल का, मतलब मान लीजिए अभी 2023 में होगा तो 2022 का जो इंडिया ईयर बुक है वहाँ से मैंडेटरी 10 to 15 क्वेश्चंस आता है हर बार। लेकिन इसका वॉल्यूम आप देख लेना और समझ लेना कि इसको पढ़ पाना अभी 2.5 महीने में कितना मुश्किल है, अगर आपने पहले से नहीं पढ़ा है तो ठीक है। आपका इधर जो स्टैटिक जीके का नॉर्मल नॉलेज है और साइंस का नॉलेज है, उधर से 24 to 25 क्वेश्चन आप कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। मैं मिनिमम पकड़ के चल रहा हूँ। अगर आप एनवायरमेंटल साइंस, इकोलॉजी, ये जो मैं पढ़ाऊँगा वो पढ़ के जाते हो साथ में, तो ये 24 क्वेश्चंस ईजीली 40 क्वेश्चंस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 24 क्वेश्चंस अगर आप सही करके आ पाओ तो कितना मार्क्स आएगा आपको? सॉरी, मैंने एक चीज़ गलत बोल दिया आपको। यहाँ पे जो मैंने 24-25 क्वेश्चन लिखा था वो 24-25 नहीं होगा। इफ़ यू डिवाइड 10 by 0.83 देन इट कम्स अराउंड 12 क्वेश्चंस। मतलब आपका काम बहुत ही आसान है। बस कट ऑफ अगर आपको क्लियर करना है जीके पोर्शन में कि आपको 12 से 13 क्वेश्चन करके आना पड़ेगा, उसके लिए तो कुछ पढ़ने का ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन जो जो सोर्सेज मैंने बताए वो, और आपके ऑलरेडी जो अंदर स्टैटिक जीके का थोड़ा बहुत नॉलेज है वो आप करके जाते हो, तो इजीली 50 क्वेश्चंस तक आप पहुंच पाओगे। और 50 क्वेश्चंस मतलब 41। और यहाँ पे मैं पकड़ के चल रहा हूँ कि आप जीके कुछ भी पढ़ के नहीं गए तो भी आप 24 क्वेश्चंस करके आ पाओगे। और 24 क्वेश्चंस मतलब कितना, 19 पॉइंट समथिंग, मतलब यहाँ पे आपको 20 मार्क्स मिल जाएगा। और 24 क्वेश्चंस करने के बाद टोटल आपका कितना होता है, 250 मार्क्स। ये रहा 230 और ये रहा आपका 20, टोटल 250 मार्क्स आपको आ जाएगा। और उसी तरीके से अगर आप साइंस का क्वेश्चन, केमिस्ट्री का क्वेश्चन जो मेन पार्ट का 96 करके आ पाओगे तो आपको 240 मार्क्स मिलेगा। और 24 क्वेश्चंस के लिए 0.83 मार्क्स के हिसाब से 20 मार्क्स मिलेगा, सो 260। और अगर आप खींच पाए 40 क्वेश्चन करके आ पाए तो आपको कितना मार्क्स मिलेगा? देखिए, मैं बार बार एक चीज़ बताता हूँ कि कोई भी एग्ज़ाम जहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है, आप प्लीज़ जो आपको पता है वही करके आइएगा, उसके बाहर कुछ भी नहीं करके आइएगा। तो 40 क्वेश्चन जो है उस 40 क्वेश्चन के लिए आपको मिल जाएगा लगभग 33 मार्क्स। और 33 मार्क्स में कितना बनेगा, 230 आपका केमिस्ट्री का और 33 जीके का, सो 263। ठीक है। अब इस टारगेट को हम अचीव कैसे करें? जीके का तो मैंने बता दिया कि जीके हो जाएगा टारगेट, एटलीस्ट 24 क्वेश्चन तो आपको हो जाएगा। लेकिन केमिस्ट्री के लिए इस टारगेट को हम कैसे स्टेप वाइज लॉजिकली अचीव करें? देखिए, टोटल 12 टॉपिक्स हैं। जीएसआई के जो सिलेबस है ना, उस सिलेबस में टोटल 12 टॉपिक्स है प्रिलिमिनरी एग्जाम में। और यूपीएससी का कोई भी एग्जामिनेशन हो, चाहे वो सिविल सर्विस हो, चाहे वो और कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे ये कंबाइंड जियो साइंटिस्ट एग्ज़ाम ही क्यों ना हो, वो अपने सिलेबस के बाहर बिल्कुल भी नहीं जाता है। जो भी क्वेश्चन पेपर सेट करते हैं वहाँ पे वो सिलेबस के हर एक लाइन को ध्यान रखते हुए ही क्वेश्चन पेपर सेट करते हैं। ठीक है। जैसे यहाँ पे जो 12 टॉपिक्स दिया हुआ है, हर एक टॉपिक्स में अगर आप देखिएगा 4 टॉपिक्स ऐसे डिवाइड किया हुआ गया है। और 4 टॉपिक्स आएगा आपका इनऑर्गेनिक प्लस एनालिटिका, 4 ऑर्गेनिक का, और 4 बाकी रहा फिजिकल का। अब हर एक टॉपिक में, मतलब फिजिकल केमिस्ट्री का भी जो एक एक टॉपिक है, हर एक टॉपिक में जो चैप्टर्स है वहाँ से आपको कितना क्वेश्चन आएगा, 10 क्वेश्चन आएगा। तो आप पूरे एग्ज़ाम का पैटर्न समझ पा रहे हैं कि कितना आसान होगा अगर आप सिलेबस को अच्छे तरीके से ध्यान से पढ़ो। फिजिकल केमिस्ट्री का हर एक टॉपिक से 10 क्वेश्चन आएगा, ऐसे करके 12 टॉपिक से 10 क्वेश्चन करके आपको 120 क्वेश्चन आएगा। अब उस 120 क्वेश्चन में अगर हम 92 क्वेश्चन करना चाहे
तो हमें कितना टॉपिक पढ़ के जाना है? देखिए, पढ़ के आपको सब कुछ जाना है 12 टॉपिक, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ही कम है। CSIR नेट और गेट के सिलेबस के हिसाब से उसके मुताबिक बहुत ही कम है ये टॉपिक। लेकिन मैं फिर भी एक ऑन द होल जनरल बात कर रहा हूँ। मान लीजिए जो आज प्रिपरेशन चालू करना चाह रहे हैं अपने ऑन द होल जो बेसिक कंसेप्शन है उसके बेसिस पे, 92 क्वेश्चन में से अगर 10 क्वेश्चन आना है तो कितना टॉपिक हुआ? 9.2। मतलब लगभग 9 टॉपिक अगर आप बहुत अच्छे से सॉल्व करके जा पाओ तो आपका 92 क्वेश्चन बन जाएगा। लेकिन उसको बहुत अच्छे से करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा? ये जो क्वेश्चन आता है GSI में, वो प्रीलिम्स का क्वेश्चन सिर्फ CSIR नेट या गेट या फिर जो IIT जैम है उसके अंदर नहीं रहता। ये कहाँ तक जाता है? ये IIT JEE का जो एग्ज़ाम होता है क्लास 12 के बाद, या फिर नीट का जो एग्ज़ाम होता है वहाँ तक जाता है। क्वेश्चन यहाँ से और यहाँ से भी आता है, और एडवांस लेवल का, अच्छे लेवल का क्वेश्चन आता है जो कि आप भूल चुके हो। CSIR में बहुत कुछ पढ़ने के वक्त आप IIT JEE नीट का छोटा छोटा ट्रिक वाला कुछ क्वेश्चन आप भूल चुके हो, वहाँ से भी क्वेश्चन दे देता है। और इसीलिए 1 मिनट के अंदर एग्जाम हॉल में आपको कितना मिलेगा हर एक क्वेश्चन के लिए? 1 मिनट। 1 मिनट के अंदर आपको उस क्वेश्चन को करना पड़ेगा और विदाउट कैलकुलेटर। तो इसीलिए आपको हर तरीके का क्वेश्चन के साथ, हर एक टाइप के ट्रिक के साथ एक्वांटेड होना होगा, फैमिलियर होना होगा, तभी आप कर पाओगे। ठीक है, तो 92 क्वेश्चंस आप टारगेट करके जाओ। आप तो टारगेट करके जाओ कि आप 120 क्वेश्चंस पूरा करके आओगे बहुत अच्छे से, और 12 जो टॉपिक है वो सबसे अच्छे से करके जाओगे। लेकिन फिर भी आपके दिमाग में होना चाहिए, ताकि नेगेटिव क्वेश्चन सब ज़्यादा अटेंड ना कर लो, कि 92 क्वेश्चन अगर सही सी हो जाए तो उसके बाद आप स्टॉप हो जाना, उससे ज़्यादा रिस्क मत लेना। और यहाँ पे अगर 24 क्वेश्चंस हो जाए या मैक्सिमम 40 क्वेश्चंस हो जाए उसके बाद आप स्टॉप हो जाना, रिस्क मत लेना। ठीक है, तो आपका ऑन द होल जो अचीवमेंट है, जो टारगेट मार्क्स है GSI प्रीलिम्स का कट ऑफ क्लियर करने का, वो अचीव हो जाएगा, चाहे वो 250 हो या 260 हो या 263 हो। ठीक है, अब देखिए नॉर्मली क्या होता है। नॉर्मली हम जब प्रिपरेशन लेते हैं तो पहले थॉरो चैप्टर अच्छे से पढ़ते हैं और उसके बाद क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, है ना। लेकिन फिर भी पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद, बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने के बाद जब हम एग्ज़ाम हॉल में जाते हैं और उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का कोशिश करते हैं, तब देखा जाता है कि वो ऐसा कोई क्वेश्चन है, ऐसा कोई कंसेप्शन है जो हमसे नहीं हो पा रहा है हॉल में बैठ के। लेकिन फिर वापस आने के बाद अगर कोई समझा दे, हमारे सीनियर या कोई टीचर या फिर कोई यूट्यूब से भी मिल जाए कोई गाइडेंस, तो हमको क्या लगता है कि बेसिक कंसेप्शंस जो भी मैंने सीखा था उससे थोड़ा सा बढ़ के बस ये हमें पता होना चाहिए था, तो हमारा हो जाता ये, है ना। ऐसा ही लगता है हर एक क्वेश्चन में। मैं इस टेक्निक पे भरोसा करता हूँ जो कि इंटरडिसिप्लिनरी कंसेप्ट्स हंटिंग है। क्योंकि इसमें क्या होता है, इंटरडिसिप्लिनरी कंसेप्ट्स हंटिंग में आपको पर्टिकुलर भी कोई एक चैप्टर नहीं पढ़ना होता है। क्योंकि मान लीजिए कोई भी एक चैप्टर आप एक दिन पढ़ लिए, दूसरे दिन और एक कोई चैप्टर पढ़ लिए, तीसरे दिन और एक कोई चैप्टर पढ़ लीजिए, लेकिन एग्जाम हॉल में क्वेश्चन ऐसा आएगा जो कि वो 3 चैप्टर का एक्यूमुलेटेड जो कंसेप्ट्स है वो काम में आएगा, है ना। तो हर एक चैप्टर से थोड़ा थोड़ा करके कंसेप्शंस हम पढ़ेंगे और उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आपका टोटली 12 जो टॉपिक्स हैं वो कवर हो जाएगा। 2024 का जो प्रीलिम्स का प्रिपरेशन है उसमें मैं सब चैप्टर थॉरोली पढ़ाऊँगा, थॉरो चैप्टर रीडिंग उसमें होगा और उसमें चैप्टर का एक्सरसाइज भी होगा। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है इंटरडिसिप्लिनरी कंसेप्ट्स हंटिंग, वो अभी से मैं चालू कर दूंगा। वो 2023 का जो 2.5 मंथ्स बचा हुआ है एग्ज़ाम के लिए वहाँ पे भी काम आएगा, और 2024 में तो पूरा काम आएगा, क्योंकि एग्जाम्पल्स हम ज़्यादा ले पाएंगे। अभी हमारे पास टाइम कम है, एग्जाम्पल हम उतना ज़्यादा नहीं ले पाएंगे। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि इंटरडिसिप्लिनरी कंसेप्ट्स हंटिंग ये जो चीज़ है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ये करने के बाद आपको कभी वो नहीं लगेगा कि अरे मुझे तो ये पता था लेकिन थोड़ा सा और पता होता तो मैं ये क्वेश्चन को सॉल्व करके आ पाता एग्ज़ाम हॉल में बैठ के। ठीक है, मैं बस एक एग्जांपल देना चाहता हूँ आपको। जैसे कि मान लीजिए ये टॉपिक, नंबर ऑफ नोड्स।
नंबर ऑफ नोड्स आप लोगों को पता है, नंबर ऑफ नोड्स क्या है नंबर ऑफ नोड्स? एंगुलर नोड्स, रेडियल नोड्स, टोटल नंबर ऑफ नोड्स क्या है? आई एम श्योर कि आप लोग जानते होंगे कि टोटल नंबर ऑफ नोड्स होता है n-1। n क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है n। जैसे कि एक ऑर्बिटल अगर हो गया कि 3D ऑर्बिटल, इसके रिगार्डिंग अगर पूछा जाए कि कितना नोड्स हैं 3D ऑर्बिटल्स में, 3D ऑर्बिटल्स में नोड्स हैं n-1, मतलब 3-1 2, दो नोड्स हैं। कैसे कैसे पता चलेगा? जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने 4D लिखा है तो इसको 3D मान लेते हैं, ठीक है। तो 3D ऑर्बिटल में नोड्स कितने हैं वो जानने के लिए आपको पहले उसको 3D में इमेजिन करना पड़ेगा। 3 डायमेंशन x, y और z एक्सिस को आपको हमेशा अपने दिमाग में इमेजिन करके रखना है। आपको अगर इमेजिन करने में दिक्कत हो रहा है, आप जिस रूम में बैठे हो, जिस ही जगह पे बैठे हो, कोई कमरे में या फिर कोई हॉल में, बस उस कमरे का कोई एक कॉर्नर को अच्छे से देख लीजिए, है ना, जहाँ पे तीनों दीवारें मैच करता है। मतलब जहाँ पे एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन और एक्स जेड प्लेन मैच करता है, उस पॉइंट को आप फोकस कीजिए, वो पॉइंट है ये पॉइंट, तो आपको समझ में आ जाएगा कि एक्स वाई जेड एक्सिस क्या होता है और उस एक्सिस को कैसे आप लोगों को दिमाग में याद रखना है, बिठा के रखना है इस टाइप के सवाल करने के लिए। तो 3D ऑर्बिटल, 3D ऑर्बिटल में मैं अगर मान लूँ ये एक्स जेड ऑर्बिटल है, ये अगर डी एक्स जेड ऑर्बिटल में मान लेता हूँ, उसके मतलब एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस उसके बीच में से इसका लोब जाएगा, है ना। तो ऐसा अगर शेप है तो इलेक्ट्रॉन कहाँ पे फाउंड बिल्कुल भी नहीं होगा। नोड्स का मतलब क्या होता है? नोड्स जो हम यूज़ करते हैं, नोड्स का मतलब होता है द प्लेस वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज नियरली ज़ीरो, अप्रॉक्सीमेटली ज़ीरो। श्रोडिंजर इक्वेशन से नोड्स का जो शेप होगा, कितना साइज होगा, वो पता चलता है। मतलब जहाँ पे इलेक्ट्रॉन हमें बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। ऐसा यहाँ पे कौन सा जगह है जहाँ पे हमें इलेक्ट्रॉन बिल्कुल नहीं मिलेगा? आप ध्यान से देखिए, ये जगह है ना, ये वाला जो जगह है यहाँ पे नहीं मिलेगा, ये वाला जो जगह है यहाँ पे नहीं मिलेगा। तो कितना नोड्स मिला हम लोगों को? हम लोगों को मिला दो नोड्स। अब देखिए इस दो नोड्स में अलग अलग चीज़ क्या है? रेडियल नोड्स क्या है, एंगुलर नोड्स क्या है? एंगुलर नोड्स क्या है? एंगुलर नोड्स है एल। एल मतलब एजीमुथल क्वांटम नंबर, एस पी डी एफ। उसके रिगार्डिंग क्या नंबर असाइन होता है? एजीमुथल क्वांटम नंबर 0 1 2 3 सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो डी के रिगार्डिंग एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या है? एजीमुथल क्वांटम नंबर है 2। सो एंगुलर नोड्स है हमारा 2। तो रेडियल नोड्स कितना है? रेडियल नोड्स है n-1 - l। तो यहाँ पे रेडियल नोड्स का नंबर है 0। ऐसे हो जाता है। अब देखिए ये जो मैंने नोटेशन दिया है इसका मतलब है नंबर, ओके। इसका मतलब है नंबर ऑफ। अब बताइए 2p ऑर्बिटल का क्या होगा? 2p ऑर्बिटल में आपका एंगुलर नोड्स आएगा 1, क्योंकि p मतलब 1 एजीमुथल क्वांटम नंबर। रेडियल नोड्स कितना आएगा? n-1 - l। n कितना है? 2 का n है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है 2। सो 2 - 1 - 1 सो 0, है ना। और टोटल नंबर ऑफ नोड्स कितना आएगा? n-1 2 - 1 = 1 हो गया। मतलब एक है एंगुलर नोड्स, रेडियल नोड्स कोई भी नहीं है, और टोटल नंबर ऑफ नोड्स है एक। ये तो आपने सीख लिया, ये फॉर्मूला आपने सीख लिया नंबर ऑफ नोड्स का। लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा? एग्जाम में क्वेश्चन आपका आया कि 3DZ² ऑर्बिटल हैज़ स्फेरिकल, प्लानर एंगुलर एंड नॉन प्लानर एंगुलर नोड्स। ये आपको 4 ऑप्शन दिया गया, आप बताइए। अभी ये रहा आपका 2.5 मार्क्स का क्वेश्चन इन जीएसआई, या तो आपका ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन इन CSIR नेट केमिकल साइंसेज, या तो ये आपका 2 मार्क का क्वेश्चन इन गेट।
कोई भी क्वेश्चन में, कोई भी अच्छा क्वेश्चन पेपर में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये आ सकता है। अब बताइए, आप स्फेरिकल का मतलब ही अगर आपको नहीं पता है कि स्फेरिकल नोड्स क्या होता है तो आप कैसे करोगे? अब यहाँ पे आपको दो तीन चीज़ जानना है। एक कि रेडियल मतलब है स्फेरिकल। जहाँ पे भी आपको डाउट हो, रेडियल का मतलब होता है स्फेरिकल। ये जो साइन है ना, इस साइन का मतलब है इक्विवेलेंट। रेडियल नोड्स आर इक्विवेलेंट टू स्फेरिकल नोड्स। ओके, ये आपका एक हो गया रेडियल मतलब क्या। और जो एंगुलर नोड्स होते हैं, उस एंगुलर नोड्स दो टाइप का होते हैं। एक होते हैं प्लानर और एक होते हैं नॉन प्लानर। जनरली सभी ऑर्बिटल्स का प्लानर एंगुलर नोड्स होता है। तो इसके लिए आपको क्या इंफॉर्मेशन आपके दिमाग में रखना ज़रूरी है कि प्लानर, इसको मैं स्टार मार्क्स देके लिखता हूँ, प्लानर एंगुलर नोड्स आर कॉमन। और सबसे ज़्यादा और ख़ास इंफॉर्मेशन, dz² ऑर्बिटल हैज़ टू नॉन प्लानर एंगुलर नोड्स। कैसे? जैसे कि ये dz² ऑर्बिटल है, ठीक है। अब इस ऑर्बिटल का अगर हम देखें टोटल नंबर ऑफ नोड्स कितना होगा, n-1। n कितना है? कुछ भी हो सकता है, ये 3dz² हो सकता है, 4d हो सकता है ना। ध्यान में रखिएगा 2d नहीं होता, 2 एग्जिस्ट नहीं करता। क्यों? एजीमुथल क्वांटम नंबर कहाँ तक जाता है? 0 1 2 n-1 तक जाता है। अगर आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 है तो एजीमुथल क्वांटम नंबर 1 तक आके रुक जाएगा। लेकिन मतलब इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है जहाँ पे 2d ऑर्बिटल एक ऑप्शन में है, तो 2d ऑर्बिटल एग्जिस्ट ही नहीं करता तो वो ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। चलिए मैं दूसरे टॉपिक में चला गया। अब मान लीजिए 3dz²। 3dz² में कितने टोटल नंबर ऑफ नोड्स होंगे? 3 - 1 2। अब उनमें से रेडियल नोड्स कितने होंगे? एंगुलर में मैं बाद में आऊँगा। रेडियल कितने होंगे? n-1 - l। n कितना है? 3 - 1 - l कितना है? l है एजीमुथल क्वांटम नंबर, और d के लिए कितना होता है? spd 0 1 2, सो 2। रेडियल नंबर ऑफ नोड्स 0 हो गया। एंगुलर नंबर ऑफ नोड्स, एंगुलर नंबर ऑफ नोड्स कितना होगा? एंगुलर नंबर ऑफ नोड्स होगा l = 2, लेकिन ये दो ही नॉन प्लानर नोड्स होगा। कैसे? ऐसे, यहाँ पे जो है नोड्स ऐसे रहता है, यहाँ पे नोड्स अलग से प्लानर आपको नहीं मिलेगा dz ऑर्बिटल में, यहाँ पे आपको एंगुलर नोड्स मिलेगा। ये आपको ध्यान में रखना होगा क्योंकि बाकी सब में प्लानर एंगुलर नोड्स होता है, वो कॉमन है। सिर्फ dz ऑर्बिटल में दो नॉन प्लानर एंगुलर नोड्स होता है, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन आपका जो नॉर्मल कंसेप्शंस था, वो कंसेप्शन और फॉर्मूलाज पढ़ने के बाद भी ये इन्फॉर्मेशन जानना ज़रूरी था कि रेडियल मतलब स्फेरिकल होता है और dz² ऑर्बिटल का दो नॉन प्लानर एंगुलर नोड्स होता है, ठीक है। तो मैं इसी तरीके से पढ़ाऊँगा जहाँ पे इंटरडिसिप्लिनरी कंसेप्ट्स हम लोग हंट करेंगे और उसके साथ बहुत टाइप का क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे जहाँ पे हम लोगों का हर एक क्वेश्चन के रेफरेंस में एक एक नया नया कंसेप्ट हम सीख जाए, एक एक नया नया ट्रिक या फॉर्मूला हम सीख जाए और एग्ज़ाम हॉल में आके जाके अप्लाई करके आ सके। ओके, आज के लिए थैंक यू।